हाय गाइस, नमस्कार। मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज 12th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक और फिजिक्स, यानी एनसीईआरटी बुक फिजिक्स के 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सर्वप्रथम हम करेंगे डेफिनेशन की बात, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम करेंगे डेफिनेशन की बात। भौतिक विज्ञान का वह भाग जिसका उपयोग स्थिर आवेश तथा स्थिर आवेशों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम नेचर, प्रकृति में क्या क्या है? प्रकृति में दो चीज़ें हैं, पहला है पदार्थ और दूसरा है तरंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? विकिरण या तरंगे किसे कहते हैं? पदार्थ जिसे एक तो स्पेस की आवश्यकता हो, नंबर सेकंड जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। सेकंड विकिरण, जैसे स्पेस की आवश्यकता नहीं हो, दूसरा और जिसमें द्रव्यमान भी नहीं हो, जैसे लाइट में जैसे विकिरण आती हैं तो उसे रखने के लिए जगह की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उसमें द्रव्यमान भी नहीं होता है, इसलिए विकिरण और पदार्थ में यह अंतर है। इसके बाद हम चलते हैं फोर्स, बल दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य बल और एक होता है सूक्ष्म बल। बाह्य बल में भी दो प्रकार के बल होते हैं, पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल। पहला क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। ये किन कारण से लगता है? ये द्रव्यमान मास के कारण से लगता है, ठीक है, और ये विद्युतीय आवेश के कारण, चार्ज के कारण लगता है, ठीक है। ये दूसरा सूक्ष्म बल नाभिकीय बल होता है। क्या होता है? नाभिकीय बल। यह दुर्बल भी होता है और प्रबल भी होता है, ये दोनों प्रकार का होता है। लेकिन नाभिकीय बल दो प्रकार का होता है, प्रबल भी होता है और दुर्बल भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, विद्युत आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह एक अभिलाक्षणिक गुण है जो हल्की वस्तुओं को सदैव अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी विद्युत आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह अभिलाक्षणिक गुण है जो किसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तथा यह गुण किसी दो वस्तुओं में घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। जब किसी दो वस्तुओं को हम ऐसे रगड़ते हैं तो उसके कारण यह उत्पन्न होता है। यह नामकरण सर थॉमस ब्राउन ने 1646 में दिया था, ठीक है, 1646 में दिया था। इसके बाद आगे चलते हैं। जब दो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटकाते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे से प्रतिकर्षित यानी रिपेल होती है, यानी एक दूसरे को ऐसे धक्का मारती है, ऐसे नहीं मारती, आकर्षित नहीं होती, अर्थात प्रतिकर्षित होती है। इसी प्रकार जब दो प्लास्टिक या आबूनस की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटकाते हैं तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि जब दो प्लास्टिक के लेंगे और उनको रगड़ेंगे तो भी वो प्रतिकर्षित होंगे, और जब दो कांच की छड़ लेंगे और उनको रगड़ के रेशम के कपड़े से रगड़ कर उनको पास लाएंगे तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। परंतु जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से तथा प्लास्टिक या आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटकाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करती है, अर्थात जब कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़कर दोनों को लाएंगे तो प्रतिकर्षित। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास लाएंगे तो भी प्रतिकर्षित होंगे, लेकिन जब कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ दोनों को जब उसको कांच की छड़ को तो रेशम के कपड़े से और आबूनस या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और जब पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। देखो, हम आगे डायग्राम से समझते हैं थोड़ा।
देखो जब दो कांच की छड़ है, ये एक तो कांच की छड़ी ये है और एक कांच की छड़ी ये है, दोनों को जब रेशम के कपड़े से रगड़ कर दोनों को पास लाते हैं तो इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, इसी प्रकार जब दो प्लास्टिक या आबूनस की छड़, ये प्लास्टिक की एक, ये प्लास्टिक की, इन दोनों को जब बिल्ली की खाल से रगड़ कर दोनों को पास ले आते, इनमें भी क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। यानी क्योंकि दोनों सेम सेम है तो सेम सेम के मध्य प्रतिकर्षण होता है और अपोजिट के मध्य आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। देखो जैसे हम नीचे बताते हैं, जैसे जब एक कांच की छड़ ले लिया आपने, ठीक है, ये कांच की छड़ ले लिया, इस पर आवेश क्या है, प्लस प्लस, और ये है प्लास्टिक की छड़, इस पर आवेश क्या है, नेगेटिव, माइनस है। ठीक है, तो दोनों को पास लाएंगे तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इन प्रयोगों के आधार पर हमें क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम नीचे देखते हैं। उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि समान प्रकृति के आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात प्लस प्लस तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात माइनस माइनस भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षित होता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात विपरीत यानी प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे क्या निष्कर्ष निकलता है वो भी करते हैं। उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश को धनावेश तथा प्लास्टिक या आबूनस की छड़ पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेशित कहा जाता है। यानी कि जो कांच की छड़ पर जो उत्पन्न जो चार्ज होता है ना, उसको पॉजिटिव या धनावेश कह सकते हैं, और तथा प्लास्टिक या आबूनस की छड़ पर जो उत्पन्न चार्ज है ना, उसको ऋणावेशित या नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं। आवेशों में विभेद करने का यह गुण आवेश की ध्रुवता कहते हैं। जो आवेश हमारे पास, जैसे कोई आवेश है और उसको यहाँ हमें पता नहीं है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो इस प्रकार हम पॉजिटिव और नेगेटिव में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्थिर वैद्युतिकी के लिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की व्याख्या, अर्थात हम जो इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इस प्रकार समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर देखो, स्थिर विद्युतिकी तथा इलेक्ट्रॉन की व्याख्या, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की व्याख्या इसमें करते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा पदार्थ का प्रत्येक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। यानी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे परमाणु जिसके और परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु कहते हैं जिसके और भाग नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं, परमाणु। तो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बना होता है तथा पदार्थ का प्रत्येक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। यानी न तो वो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव, अर्थात दोनों जुड़कर यानी कि उदासीन होता है। इसके बाद जब किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, यानी जब कोई परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण विद्युत रूप से धनावेशित हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और कमी के कारण उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण परमाणु पर विद्युत रूप से ऋणावेशित आ जाता है। इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन आएगा बाह्यतम कक्षा में तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस प्रक्रिया को ही स्थिर विद्युतिकी के लिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की व्याख्या कहते हैं। अच्छा, जो ये प्रक्रिया हो रही है ना तमाम, इसको ही क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की व्याख्या कहते हैं। यानी इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की जो ये व्याख्या है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा में आएगा तो माइनस और जाएगा तो पॉजिटिव, सिंपल। तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थिर वैद्युतिकी के लिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की व्याख्या कहते हैं। इसी प्रकार हम घर्षण विद्युतिकी या विद्युत की घर्षण द्वारा व्याख्या, इन घर्षण द्वारा भी हम जो इसकी व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं। देखो,
इसके बाद विद्युत की घर्षण द्वारा व्याख्या, यानी कि घर्षण द्वारा भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की व्याख्या कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार होगी। जब किसी दो पदार्थों के मध्य घर्षण करवाया जाता है, यानी जब किसी दो पदार्थों का ऐसे रगड़ा जाता है तो उससे ऊष्मा जनरेट होती है। तो घर्षण के कारण, उसमें प्रभाव के कारण एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में प्रवेश करते हैं, यानी एक पदार्थ से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि जब घर्षण करवाएंगे तो उस ऊष्मा वो होती है, तो उसमें एक से निकलेंगे और दूसरे से क्या होंगे, प्रवेश होंगे। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पदार्थ विद्युत रूप से धनावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। तथा जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वह इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। जैसे इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये कोई पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन यदि दिया तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हैं। इसे, इस प्रक्रिया को यानी घर्षण विद्युत की कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप। दोस्तों, विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात छड़ पर आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है। अर्थात जैसे हमारे पास कोई छड़ है और उस पर आवेश हमें पता लगाना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसका आवेश का पता लगाने के लिए हम विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं, और ये एग्जैक्ट बता देता है कि ये छड़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है या उदासीन है, किस प्रकार की है। तो हम इसके चलते हैं कि विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात छड़ पर आवेश की प्रकृति यानी पॉजिटिव या नेगेटिव या उदासीन कैसा है उसका पता लगाया जाता है। तो इसका सर्वप्रथम हम एक डायग्राम समझते हैं। जैसे ये हमारे पास विद्युतदर्शी है, ठीक है। तो विद्युतदर्शी में सर्वप्रथम तो यहाँ पर प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है। क्या होती है? प्लेटिनम की प्लेट लगी होती है, और ये होता है स्वर्ण पत्थर। ये क्या होता है? स्वर्ण पत्थर। ये होता है स्वर्ण पत्थर, ठीक है। इसको इस आकार में लगा। इसके बाद में ये संपूर्ण होता है कांच का। ये संपूर्ण यहाँ से यहाँ तक ये होता है कांच का, ठीक है। ये होता है, ये कांच का जार या पात्र कह सकते हैं इसको। यहाँ पर एक कुचालक ढक्कन यानी उसमें इलेक्ट्रिक यानी करंट प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक धातु कुंडी होती है, अर्थात ये एक छड़ होती है। ये तमाम क्या होती है? एक छड़। ये एक छड़ होती है, इसको मैं थोड़ा बना देता हूँ। ये एक छड़ होती है, ठीक है। ये धातु की छड़ हो गई, इसको आप डायग्राम बना सकते हो, हाँ नोट्स हाथ के हाथ बना सकते हो। और ये स्वर्ण पत्थर हो गए, ठीक है। अब इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं नीचे। चलो व्याख्या। सर्वप्रथम विद्युतदर्शी उपकरण में आवेशित याद छड़ को धात्विक कुंडी से स्पर्श करवाते, यानी सर्वप्रथम हमारे पास जो ऐसी छड़ है ना जिसे हम पता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि याद हमें पता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसको यह गुंडी है ना, इसको यहाँ से स्पर्श करवाते हैं। देखो मैं थोड़ा यहाँ स्पर्श करवाते, सर्वप्रथम यहाँ स्पर्श करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जिससे स्वर्ण पत्थर की पत्तियाँ, यानी जो हमें वो स्वर्ण पत्थर जो इस आकार में था ना, इस आकार में वो पत्तियाँ इस प्रकार फैल जाती है, इस प्रकार थोड़ी फैल जाती है, यानी ये थोड़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार फैल जाती है, ठीक है। इस प्रकार फैल जाती है। इसके बाद याद छड़ को हटाकर जब अज्ञात छड़ को धातु गुंडी से लगाते हैं तो स्वर्ण पत्थर की पत्तियाँ पहले की तुलना में और अधिक फैलती है। यानी इसके बाद हमारे पास जो याद है उस छड़ को हटा लेंगे, उसके बाद हमारे पास जिसकी याद करती है, जिसकी फाइंड आउट करना है, उससे छड़ को लगा देंगे, ठीक है। अज्ञात छड़ पर आवेश समान प्रकृति का है होगा, अर्थात जब स्वर्ण पत्थर की जो पत्तियां हैं वो यदि फैलती हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि चार्ज समान प्रकृति का है, क्योंकि समान प्रकृति में प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव इन समान प्रकृति के चार्ज होंगे तभी पत्तियां फैलेंगी। इसके बाद में
यदि पहले की तुलना में स्वर्ण पत्तर की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, स्वर्ण पत्तर की पत्तियां सिकुड़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अज्ञात छड़ पर आवेश विपरीत प्रकृति का है। इसका मतलब है कि अज्ञात छड़ पर जो आवेश है ना वो विपरीत प्रकृति का है, क्योंकि छड़ पर जब विपरीत आवेश होंगे ना जब तो पत्तियां सिकुड़ेंगी, और जब समान प्रकृति के होंगे तो यानी प्लस प्लस फैलेंगे, यानी रिपल्सन होगा, और जब असमान होगा तो अट्रैक्शन होगा, सीधी बात है। इसके बाद में यदि स्वर्ण पत्थर की पत्तियां पहले की तुलना में न तो फैलती हैं और न ही सिकड़ती हैं, तो अज्ञात छड़ पर जो विद्युत चार्ज है ना वो कितना होगा, उदासीन होगा। कितना होगा, उदासीन होगा। इस प्रकार विद्युत दर्शी की सहायता से अज्ञात छड़ पर आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है। अर्थात हमें यदि अज्ञात छड़ पर आवेश की प्रकृति का पता लगाना है तो सर्वप्रथम तो पूरी प्रक्रिया हमने समझा दी है कि गुंडी के जो यात है उसको लगाएंगे, फिर उसको हटाकर अज्ञात को लगाएंगे। अब समान प्रकृति होगी तो पत्तियां फैल जाएंगी, विपरीत प्रकृति होगी तो पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार हम याद कर लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। इसके बाद आगे लिखते हैं, विद्युतदर्शी उपकरण में स्वर्ण पत्थर की पत्तियां और प्लेटिनम धातु की प्लेटें विद्युतदर्शी की सुग्राह्यता बढ़ाने में काम है। सुग्राह्यता का मतलब है कि एग्जैक्ट बताती है। सुग्राह्यता जैसे हमने जैसे छोटी छड़ ली, बड़ा लिया, आवेश कम लिया और थोड़ा ज़्यादा लिया तो एग्जैक्ट बता देती है, यानी क्योंकि जो कार्य करने की क्षमता है ना उसको बढ़ा देती है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम आवेश की बात करेंगे। मोस्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट या मोस्ट पॉइंट कोई भी कह सकते हैं। हाथ के हाथ नोट्स बना रहे हो आप, ठीक है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों में आकर्षण के सिद्धांत को कैवेंडिश नियम भी कहते हैं। यानी जो सजातीय, यानी सजातीय मतलब समान, सजातीय का मतलब समान, और विजातीय का मतलब विपरीत, यानी प्लस माइनस, और इसका मतलब प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है। दूसरा पॉइंट लेंगे, जब किसी वस्तु धन आवेशित या ऋण आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान क्रम से घटता या बढ़ता जाता है। यानी जब कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो क्या होगा, धन आवेशित, और जब कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन आएंगे जब वो क्या होगा, ऋण आवेशित, तो उसका द्रव्यमान पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट ये समझा रहे। तीसरा पॉइंट है कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो स्थिर आवेश है वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, एक सेकंड, तथा नियत वेग से गतिशील आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई आवेश है स्थिर है तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यदि कोई नियत वेग से गतिशील आवेश यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कोई आवेश मूव कर रहा है तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। जबकि नियत वेग और अनियत या त्वरित वेग यानी कि वेलोसिटी नियत नहीं रहेगी, अब त्वरित यानी हर पॉइंट पर बदलते रहेगा। तो उसके बाद में वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये पॉइंट ये होगा। इसके बाद में बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व होता है जबकि बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जिसके पास बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व होता है, यानी जिसके पास आवेश नहीं है उसका द्रव्यमान हो सकता है, यानी वो पार्टिकल हो सकता है, लेकिन जबकि बिना द्रव्यमान के आवेश यानी कि जिसका द्रव्यमान नहीं है ना उसके पास आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 4 नंबर। इसके बाद में 5 नंबर आता है, जब भी वस्तु के आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है न कि प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से आसानी से अंदर या बाहर निकाला जा सकता है जबकि प्रोटॉन को आसानी से बाहर अंदर नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना
उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर भी प्रवेश करा सकते हैं, लेकिन परमाणु को हम नहीं करा सकते। क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम प्रोटॉन को आसानी से बाहर या अंदर नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद में जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। जैसे ये कोई वस्तु है तो इसको आवेश दिया जाएगा तो इस संपूर्ण इस पर फैल जाएगा। कहाँ फैल जाएगा? संपूर्ण यहाँ फैल जाएगा। परंतु जब किसी कुचालक को आवेश दिया जाता है तो वह स्थिर रहता है जहाँ उसे दिया गया। लेकिन कुचालक को आप आवेश देंगे तो वहीं रहेगा जहाँ से उसे दिया गया है, क्योंकि वो पृष्ठ पर नहीं फैलेगा। क्योंकि कुचालक में जो आवेश है वो मुँह नहीं करता है। ठीक है। जबकि चालक में तो मुँह कर जाता है तो पृष्ठ पर फैल जाता है। ठीक है। अब यहाँ तक हमने आज क्या किया कि सर्वप्रथम तो विद्युत क्षेत्र तथा फील्ड, इसकी परिभाषा की, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। उसके बाद में हम आवेश की बात की। उसके बाद में आवेश क्या होता है उसकी पूरी प्रकृति के बारे में बात की। फिर इसके बाद में हम बात की विद्युतदर्शी की। ठीक है। उसकी कंप्लीट बात कर ली। अब इसके बाद में हम चलेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे विद्युत रूप से पदार्थ मुख्यतः दो भागों में बांटे गए हैं, अर्थात दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक यानी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? वे पदार्थ जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कराते हैं या जिनमें से धारा का चालन होता है, चालक पदार्थ कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ इन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराते हैं या जिसमें करंट का प्रभाव होता है, उसे क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पहले सोना में इलेक्ट्रिक यानी करंट प्रभाव होगी। ठीक है। चांदी में भी होगा। इसके बाद लवण का जलीय घोल यानी जिसमें पॉजिटिव आयन हो और नेगेटिव आयन हो, उसमें भी होगा। अम्ल, क्षार। इसके बाद अशुद्ध जल यानी अशुद्ध जल क्या होता है? जो भारी जल होता है ना, उसमें भी यानी करंट फ्लो होती है, अर्थात चार्ज का मूव होता है। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ की डेफिनेशन होगी कि वे पदार्थ जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करने देते, यानी जो ऐसे पदार्थ जो आवेश को यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कराते हैं, सीधे सिंपल, उसे क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। अर्थात जिसमें धारा का चालन नहीं हो उसे भी क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, सूखी लकड़ी, अभ्रक, अशुद्ध जल, नायलॉन, प्लास्टिक, रबड़ इत्यादि। ठीक है। इन सभी में यानी कि धारा का चालन नहीं होता है, अर्थात आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद में वे कुचालक पदार्थ जो अपने में से धारा का प्रवाह नहीं होने देते परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ। यानी कि जो कुचालक पदार्थ जो अपने में धारा तो प्रभावित नहीं होने देते, लेकिन बाहर से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, हम क्या लगा दे? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे तो धारा का प्रवाह हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद आवेशन की विधियां, यानी कि हम जो आवेशन यानी जो चार्ज है ना, वो किस किस प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो निम्न विधियां हैं। पहली है प्रेरण द्वारा आवेशन। ये निम्न प्रकार है, देखो इसमें पहली विधि आती है प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब है कि हमारे पास जो अनावेशित चालक वस्तु है ना, उसके जो चालक वस्तु को पास नहीं लाते, अर्थात थोड़ा दूर रखते हैं, तो भी ये क्या है? चार्ज हो जाता है। वो किस प्रकार होता है देखो हम करेंगे। आवेशन की वह विधि जिसमें किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि। जैसे ये थोड़ा डायग्राम से समझ में आएगा। जैसे ये हमारे पास अनावेशित चालक वस्तु है,
ये हमारे पास जैसे अनावेशित चालक वस्तु है कंप्लीट, ठीक है। ये कोई चालक वस्तु है, ये कोई चालक वस्तु है, ये इसके एकदम यानी संपर्क में नहीं ला रही, दूर है ये, ठीक है। जैसे दूर है, नेगेटिव चार्ज है इस पर। अगले स्टेप में क्या होगा देखिए, अब इसके बाद प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव होता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज भी ऑटोमेटिक जनरेट हो गया और पॉजिटिव चार्ज भी ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम इसको भूसंपर्कित कर दिए, अर्थात इसको हर्थिंग पे ये हर्थिंग बना दिया, इस पर हर्थिंग बना दिया, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज तो हर्थिंग में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बच जाएंगे। इसके बाद वस्तु, जैसे वस्तु तो दूर है ना, इसका मतलब तो हट चुकी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अर्थात विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके बाद में संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन का मतलब है दोस्तों कि इसको संपर्क में ला रहे हैं। जैसे इस विधि, वह विधि जिसमें अनावेशित चालक वस्तु पर आवेशित चालक वस्तु द्वारा संपर्क करवाकर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन विधि कहते हैं। जैसे ये हमारे पास, थोड़ा आगे करता हूँ इसको, जैसे ये हमारे पास अनावेशित चालक वस्तु है, ठीक है, और ये है चालक वस्तु, ये है धनावेशित, ये क्या है, धनावेशित चालक वस्तु, ठीक है। धनावेशित चालक वस्तु को जब ये चालक वस्तु नहीं है तो इसके संपर्क में ला रही है, ये संपर्क हो गया, यहाँ पर इसे क्या होगा, संपर्क हो गया, ठीक है। तो ये होगा संपर्क प्रभाव। और अगले स्टेप में वस्तु को जब हटाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, समान प्रकृति, क्या आ गया, समान प्रकृति का आवेश। तो इस विधि को क्या कहते हैं, संपर्क विधि। तो इस विधि को कहते हैं संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे आवेश के मूलभूत गुण। यानी आवेश के 3 गुण होते हैं, जिसमें से आवेश के मूलभूत 3 गुण होते हैं। पहला गुण है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब है कि किसी वस्तु पर आवेश कुल कितना है। जैसे किसी वस्तु पर कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणित योग के तुल्य होता है। यानी जैसे कोई हमारे पास सरफेस है, इस पर आवेश है टोटल, जैसे कोई ये सरफेस है, इस पर आवेश है Q1 Q2 माइनस Q3, तो इसका टोटल आवेश क्या होगा, टोटल आवेश होगा समेशन Q बराबर माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ये टोटल आवेश होगा जो इसमें दर्शा गया है। इस समीकरण 1 भी दे सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये टोटल आवेश को दर्शा रहा है, टोटल बीजगणितीय योग का, जैसे हम समझ सकते हैं कि आवेश की योज्यता, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आवेश का संरक्षण। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। इसके बाद आता है आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण में क्या है, देखिए, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी आवेश को हम न तो जनरेट कर सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। अर्थात किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, सदैव कांस्टेंट रहता है। जैसे कोई भी हमारे पास जैसे वस्तु है, उसमें कितना, जैसे कोई सरफेस है, उस पर कितना आवेश है, तो टोटल न तो हमें उसे नष्ट कर सकते हैं न ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं। उस पर टोटल यानी कांस्टेंट सभी को जोड़ देंगे, उस पर कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। आवेश का तीसरा गुण है आवेश का क्वांटीकरण। ये क्या है, देखो, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। अर्थात जैसे हमें कोई वस्तु है, उस पर आवेश की मात्रा 10 है, 10 कूलाम है, ठीक है। तो हम उस पर 10 कूलाम है तो उसको 10 को इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आवेश के पूर्ण गुणज यानी इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे n है, कोई सरफेस है, उस पर n आवेश है तो उसको n से गुणा कर देंगे, सीधी बात है।
इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या है, या इनका मान कुछ भी हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वार्क कण। क्वार्क कण क्या होते हैं? क्वार्क कण होते हैं जिस भी कण का निर्माण अन्य मूल अवयव कण को मिलाकर किया जाता है, जिसे क्वार्क कण कहते हैं। इन क्वार्क कणों से कहते हैं कि जैसे कोई भी हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन है, उस पर आवेश कितना है, तो वो मूल कणों को मिलाकर बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्वार्क कण कहते हैं। जैसे मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इसकी हम बात करेंगे। पहला प्रतीक, दूसरा नाम, तीसरा आवेश कितनी मात्रा होगी। ठीक है, जैसे हम करेंगे जैसे एक U है प्रतीक इसका, अब क्वार्क है नाम इसका, और इस पर चार्ज है +2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 3। दूसरा है डाउन, जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर आवेश है -E अपॉन 3। तीसरा है चार्म क्वार्क, इस पर है 2E अपॉन 3 प्लस का। ठीक है, यह आवेश की मात्रा है। फोर्थ नंबर है स्ट्रेंज क्वार्क, यह है -E अपॉन 3, ये हो गया। इसके बाद टॉप क्वार्क, उस पर आवेश की मात्रा है 2E अपॉन 3, ये भी हो गया। इसके बाद में बॉटम, इसे B से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पर आवेश की मात्रा है -E अपॉन 3। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि इनका उपयोग कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन है, हमारे पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन UUD क्वार्क कण से मिलकर बना होता है। इस पर चार्ज कितना होगा? +2E अपॉन 3, इस पर 2E अपॉन 3, और D पर -E अपॉन 3, तो ये आ गया प्रोटॉन पर चार्ज आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का किन किन से D से D, ट्रिपल D से मिलकर बना होता है। इस पर आवेश लेंगे तो -E अपॉन 3, -E अपॉन 3, -E अपॉन 3, तो ये आएगा जी -E। इस प्रकार क्वार्क कणों से मिलकर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये बनाते हैं, तो मूल कण क्वार्क कण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार न्यूट्रॉन UDD, तो इसका आवेश लगाएंगे तो ये हमारे पास 0 प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार जैसे U का लेंगे 2E अपॉन 3 प्लस -E अपॉन 3 -E अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -E अपॉन 3, 2E अपॉन 3 -2E अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 0। हो गया ना। इस प्रकार न्यूट्रॉन UDD से क्वार्क कण से मिलकर बना होता है। इसके बाद में हम आवेश की मात्रा m V, आवेश का SI मात्रक क्या है? कूलाम। SI मात्रक क्या है? कूलाम है, और MKS में इसका मात्रक होगा एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, आवेश का स्तर विद्युत मात्रक ESU में लिखेंगे तो स्टैंड कूलाम हो जाएगा, और आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU में एब कूलाम हो जाएगा। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है, जिसे FR से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, अदिश का मतलब कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद में आवेश की विमा होगी M0 L0 T1, और एम्पियर के लिए A0, ये कर देंगे 1। ठीक है, ये इसकी विमा हो गई। हाँ, कुछ राशियां हैं, जैसे 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टैंड कूलाम हो जाएगा। ESU में यदि इसे बदलना चाहे तो ये हो जाएगा। 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम EMU में हो जाएगा। इसी प्रकार 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होगा। ठीक है, ये राशियाँ हो गई। तो दोस्तों, हमने आज इतना ही करेंगे। हमने सर्वप्रथम बात की कि डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन की बात की, उसके बाद में विद्युतदर्शी की बात की, नहीं सॉरी, उससे पहले आवेश की बात की, आवेश क्या होता है उसके बारे में बात की, उसके बाद में विद्युतदर्शी, फिर आवेशन की विधियाँ, फिर कंप्लीट इसके मात्रक वगैरह की बात की,
और कंप्लीट यानी है कि एक लेक्चर लगभग 35 मिनट का हो चुका है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक करते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे। यदि अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। और इसी प्रकार के पावरफुल कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हर बार की तरह वापस आकर बहुत बहुत धन्यवाद।